हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते क्या हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक तरह का क्या है, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। तो देखें एडिशन कंपाउंड्स। तो हम लोग देखें जो है कि एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो व्हेन सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन सिंपल मॉलिक्यूलर प्रोपर्शन। ठीक है, जब हम दो या दो से अधिक सिंपल जो स्टेबल हों सॉल्ट्स को अगर हम एक साथ मिलाएं तो हम लोगों के क्या मिलेंगे, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। तो हम लोग एग्जाम्पल लेकर के ज़रा देखें कि एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, और बनते हैं तो वो कितने टाइप के बनते हैं और उनके जो है कि क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें हम लोग हमने क्या किया कि दो सॉल्ट लिया और एक कंटेनर में हम लोग मिला दिए। मान लीजिए ये कंटेनर है और इसमें आपने क्या मिला दिया, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। ये दोनों आपने इस कंटेनर में मिला दिया और दोनों सॉल्यूशन के फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर जब ये दोनों आप मिलाएंगे तो हम लोगों का, अब देखिए इसमें थोड़ा सा वाटर भी हम लोग मिला दिए हैं, 6 मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि 6H2O भी हमने मिला दिया। जैसे ही अब यहाँ पर मिलाएंगे ये हमको क्या दे देगा, मोहर सॉल्ट। यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई ये भी स्टेबल सॉल्ट था, ये भी स्टेबल था, हमने एक कंटेनर में मिला दिया। ठीक है, उसका कंसंट्रेशन क्रिस्टलाइजेशन किया और हमको ये एडिशन कंपाउंड मिल गया। अब ये एडिशन कंपाउंड की अगर खासियत हम लोग अगर देखें, इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें इन H2O, ठीक है, अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो ये अपने सिंपलर आयन में टूट जाएगा। और वो सिंपलर आयन क्या होगा, जरा हम लोग देखें, Fe2+ SO4 2- एंड NH4+, ये अपने सिंपलर आयन में टूट जाता है। इसलिए इस एडिशन कंपाउंड को हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, डबल सॉल्ट। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, भाई ये तो डबल सॉल्ट हो गया, ये डबल सॉल्ट बना कैसे, मोहर सॉल्ट बना कैसे, दो हमने स्टेबल सॉल्ट को एक कंटेनर में मिक्स कर किया तब जा कर के ये बना। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग दो सॉल्ट ले रहे हैं। यहाँ पर भी हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हम लोग ये मिला दिए और ये भी मिला दिए। ठीक है, अब ये जैसे ही हम लोग मिला दिए, अब यहाँ पर उसका क्रिस्टलाइजेशन हमने किया तो K4FeCN6 बना। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये भी आपका एडिशन कंपाउंड है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं। लेकिन अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व करें इन H2O, तो अब देखें हम लोगों का ये बनेगा क्या, तो ये अपने सिंपलर आयन में नहीं टूटेगा बल्कि कुछ फिक्स्ड आयन में टूट रहा है। जैसे यहाँ पर ये हमको मिलेगा 4K प्लस FeCN6 4-। तो यहाँ पर ये जो एडिशन कंपाउंड है ये भी दो सॉल्ट से मिलकर के बना है,
लेकिन इसको वाटर में हम जब डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये अपने सिंपलर आयन में नहीं टूट रहा है, बल्कि यहाँ से ये टूट रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे एडिशन कंपाउंड को ही हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या हम जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब यहाँ पर है कि ये जो लिगैंड्स आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देख लिए क्या, कि दो अगर हम सिंपल सॉल्ट या दो से अधिक अगर हम किसी कंटेनर में अगर मिला दें तो एक तो डबल सॉल्ट बनता है, और दूसरा अगर हम लोग लें, दो सॉल्ट हमने मिलाया, उसका भी क्रिस्टलाइजेशन किया, ये भी आपका जो है कि एडिशन कंपाउंड था, लेकिन वाटर में डिजॉल्व करने पर ये अपने सिंपलर आयन में नहीं टूटा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पर हम लोग इसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो एडिशन कंपाउंड है या डबल सॉल्ट है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम लोग देखें यहाँ पर जो डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई एक तरह का ये भी एडिशन कंपाउंड है, या हम कहें कि कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये भी एक तरह का एडिशन कंपाउंड है। तो दोनों एडिशन कंपाउंड, क्योंकि दो सॉल्ट हमने एक साथ मिलाया था, तो ये भी बना था और ये भी बना था। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जरा हम लोग ये देखें कि दीज आर एडिशन कंपाउंड्स विच आर स्टेबल इन द सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट के फॉर्म में अगर रहता है तो स्टेबल है, लेकिन अगर हम उसको किस में डाल दें, वाटर में अगर हम डाल दें, तो वो अपने सिंपलर आयन या कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया था फेरस अमोनियम साल्ट को, मोहर साल्ट को, तो ये मोहर साल्ट हमको क्या क्या दिया था, आप Fe2 प्लस और NH4 प्लस एंड SO4 माइनस, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट गए थे, आपने देखा था। ऐसे यहाँ पर अगर हम लोग वाटर में अगर इसको डिजॉल्व करेंगे तो K प्लस SO4 माइनस Al3 प्लस में ये पोटास एलम टूट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सॉलिड के फॉर्म में है तब तो ये स्टेबल है, लेकिन वाटर में डिजॉल्व कर दें तो अपने सिंपलर आयन में ये टूट जाते हैं। ऐसे सभी एडिशन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट कहेंगे। लेकिन जो अपने सिंपलर आयन में नहीं टूटते हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। इसलिए आपने लिखा कि दीज आर द एडिशन कंपाउंड्स विच डू नॉट गिव ऑल देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखें। जरा हम लोग एग्जाम्पल देखें कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग लिए K3FeCN6।
अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा 3K प्लस FeCN होल 6 और 3 माइनस। इसको हम बोलेंगे सिंपल केटायन और इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये अपने सिंपलर आयन में नहीं टूटा। यहां पर भी हमको मिलना चाहिए था ना Fe2 प्लस CN माइनस, लेकिन ऐसा तो नहीं मिला। इसलिए ऐसे हम कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे, जो अपने सिंपलर आयन में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ना टूटे। ऐसे सभी कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर भी हम लोग अगर एग्जाम्पल लिए हैं, अगर इसको भी देखें तो ये हम लोगों को मिल जाएगा CuNH3 का होल 6। अब देखिए इसकी वजह से इस पर देखिए एक Cl पर 1 माइनस तो 3 Cl पर 3 माइनस, तो इस माइनस की वजह से इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज डेवलप होगा, और 3 माइनस की वजह से इस पर 3 प्लस, तो ये हो गया 3 प्लस प्लस, अब 3 Cl है तो 3 Cl निगेटिव। तो ये तो सिंपल एनायन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो ये भी कैटायन और एनायन में टूट जाएगा। जैसे ये एक्वा सॉल्यूशन में कैसा देगा, ये मिलेगा हम लोगों को PtNH3 का होल 4। अब देखिए यहाँ पर तो ये टोटल न्यूट्रल है, ये टोटल एनायंस हैं, Cl माइनस है। तो अब इसकी वजह से इस पर चार्ज डेवलप होगा, लेकिन कितना लेंगे, तो यहाँ पर ये टोटल एनायंस है, निगेटिव चार्ज है। तो अब ये चार्ज हम दोनों में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो कॉम्प्लेक्स का पर जो चार्ज आएगा वो 2 माइनस होगा, इस पर जो है कि 2 प्लस होगा। जब भी हो कि एक पूरा न्यूट्रल हो और एक पूरा एनायन हो तो चार्ज को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस PtCl होल 4 2 माइनस। तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन और इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब इसके ना इधर कुछ है ना इसके इधर कुछ है। इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, अभी हम सब बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये कोई आंस नहीं देगा, तो हम कह सकते हैं इट डज नॉट गिव द सिंपल क्या, या हम यूँ कहें कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर दें तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में नहीं टूटेगा, या हम यूँ कहें कि ये अपने आयन में नहीं टूटेगा। तो जब इस तरह के होंगे तो अपने आयंस में नहीं टूटेंगे। तो ये आप लोग बात को समझ गए होंगे कि कौन कॉम्प्लेक्स है और कौन सा डबल सॉल्ट है। अब ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग जरा देखें कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक्चुअल में उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या पार्ट है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात ये करना चाह रहे हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बिल्कुल लेफ्ट में होता है वो डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट होता है, ध्यान दें।
ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जनरली वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आने की कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बिल्कुल लेफ्ट में जो होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम, जो आपका क्या होता है, कोई ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट के राइट हैंड साइड में जो लिखा रहेगा, या हम यूँ कहें कि सेंट्रल एटम के राइट हैंड साइड में जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं लिगैंड्स। तो ये आपका हो गया लिगैंड्स। यहाँ पर ये जो आप K4 देख रहे हैं, अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये अपने सिंपलर ये आने की K+ आयन देगा। तो इस आयन को हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। ओके, अब यहाँ पर दो आयन्स मिलेंगे, एक तो ये और दूसरा ये। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपका एनायन मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगर हम लोग देखें ये तो आयंस में नहीं टूटा, ये तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसको अगर हम लोग देखें कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही बोलेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं वर्नर थियरी। तो वर्नर थियरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो वर्नर ने दिया था, एक्चुअल में वो है क्या चीज़, पहले वो हम लोग देख लेते हैं वर्नर थियरी। उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे चीज़ देखेंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या है ना। अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बारे में अगर हम लोग समझ गए तो उस पर हम क्वेश्चन देंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सेंट्रल एटम क्या है, काउंटर आयन क्या है, लिगैंड्स क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं वर्नर थियरी। तो हम लोग देखें यहाँ पर वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर्स 1898 में फर्स्ट टाइम जो है कि इसको एक्सप्लेन किया था, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वर्नर वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज ड्यू टू दिस वर्क। द इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थियरी आर। यहाँ पर अगर हम लोग वर्नर्स थियरी को देखें तो फर्स्ट पॉइंट उनका यही है कि द मेटल्स एटम्स exhibit two types of valency. According to Werner theory, उन्होंने क्या कहा था कि कंपाउंड्स में दो तरह के वैलेंसी होंगे, फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी ये होता है नॉन आयोनाइजेबल, नॉन डायरेक्शनल, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, इट इज करेस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड हम बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, नॉन आयोनाइजेबल होगा, डायरेक्शनल होगा, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, पॉजिटिव आयंस या ग्रुप्स होंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इसकी बात कर लें, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, या पॉजिटिव आयंस होंगे, या ग्रुप्स होंगे। यहाँ पर इट इज करेस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये दोनों बात हम लोग एक एग्जाम्पल, एक क्या कई एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, और वहाँ पर हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा। देखें हम लोग एग्जाम्पल्स। तो देखें हम लोग एग्जाम्पल्स में, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग, ये अगर फर्स्ट की बात करें, हमने 4 एग्जाम्पल्स लिया है। अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब ये हो गया कि ये करेस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, अन्य जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही आपका सेकेंडरी वैलेंसी है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर है
जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि इट करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वो आपका क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो इसकी वजह से भाई 3Cl है ना, तो 3Cl की वजह से कितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3+ आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो क्या होगा, 3 होगा, +3 होगा। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल एटम आर आयन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने डोनर एटम्स इस सेंट्रल एटम से जुड़े हैं या कोऑर्डिनेटेड हैं, वो टोटल आपका क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो NH3 टोटल कितना है, 6 है। तो 6 जो मॉलिक्यूल है अमोनिया का, NH3 का, वो कोबाल्ट से यानी सेंट्रल एटम से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, 6। तो यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी होगा 6। इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, सेंट्रल एटम से कितने डोनर एटम जुड़े हैं, एक तो ये है और 5 ये है, तो टोटल ये भी आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो अब ये NH3 4 है, Cl 2 ठो है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें NH3 3 है और Cl भी 3 है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। यानी कि डोनर एटम टोटल यहाँ 6 हैं, 6 6 6, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी आपका क्या होगा, 6 होगा। इन सभी में अगर हम लोग देखें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +3 +3 होगा। इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सेंट्रल एटम का कोबाल्ट का +3 होगा। तो वो प्राइमरी वैलेंसी हो गया और ये सारे क्या हो गए, सेकेंडरी वैलेंसी हो गए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट था, इन्होंने बताया था भाई क्या कि द मेटल एटम्स एक्सिबिट 2 types of valency, first is the primary valency and second is the secondary valency, और ये उसके खास पॉइंट्स हो गए। अब आगे हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर वर्नर्स थियरी में सेकेंड पॉइंट, एवरी मेटल हैज़ ए फिक्स्ड, ध्यान दें, एवरी मेटल हैज़ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब उसका जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो तो फिक्स होगा, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होगा। ऐसा किसने कहा, वर्नर ने कहा अपने वर्नर्स थियरी में। सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, आने कि उसका जो ओरिएंटेशन होगा स्पेस में वो फिक्स्ड होगा, डेफिनिट होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग ये ले सकते हैं, जैसे सेंट्रल एटम अगर कोई हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लें और उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, जैसे भी हम एग्जांपल लेंगे, अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो शेप होगा, ज्योमेट्री होगी, वो ऑक्टाहेड्रली होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, मतलब वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है किसी कॉम्प्लेक्स का, तब वहाँ पर क्या होगा, या तो वो टेट्राहेड्रल शेप होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले करके देखते हैं कि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी अगर मान लीजिए 2 है, तब उसकी ज्योमेट्री क्या होगा, 4 होगा, तब क्या होगा, है ना। डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के हम लोग ज़रा देखें। तो एग्जाम्पल्स हम लोग ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया। अब इसका सेकेंडरी वैलेंसी आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब आप लोग ये जान गए थे कि द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल एटम आर आयन।
यानी कि सेंट्रल एटम से कितने डोनर एटम्स डायरेक्ट जुड़े हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, वही टोटल डोनर एटम ही उसका सेकेंडरी वैलेंसी या हम यूँ कहें कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे यहाँ पर है तो NH3 के 2 ये मोनोडेंटेड है, मतलब एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है इस सेंट्रल एटम के वैकेंट d ऑर्बिटल में। तो ये NH3 टोटल है 2, तो इसकी सेकेंडरी बैलेंसी हो जाएगा 2। यहाँ पर है 4, तो सेकेंडरी बैलेंसी हो जाएगा 4। यहाँ पर टोटल Cn माइनस एक पर एक निगेटिव चार्ज टोटल है 4, तो इसका डोनर साइड कितना हो गया 4, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पर भी है 4, तो ये भी हो गया 4। यहाँ पर अगर देखें तो ये NH3 हो गया टोटल 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पर देखिए एक Cl और 5 NH3 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर, और वर्नर ने बताया ये कि अगर सेकेंडरी बैलेंसी अगर 2 रहेगा तो उसकी ज्योमेट्री या शेप हम क्या बोलेंगे, लीनियर होगा। अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल, अगर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। ये आगे चल करके हम लोग आगे देखेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे हो रहा है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, तो कैसे हो रहा है। जब हम लोग बैलेंस बॉन्ड थियरी आगे देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे कि कब मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर होता है। तो अब यहाँ पर वहाँ पर हम लोग अच्छे से देखेंगे भाई हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल है ना, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, तो वो हम लोग जब बैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ लेंगे तो वो क्लियर होगा आपको। आगे हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो उसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ये बात हम लोग समझ गए, इसका भी 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ये जो वर्नर्स ने कुछ ये पॉइंट्स उन्होंने दिया था, आगे कुछ और दिया था भाई। वर्नर क्लासिफाई किए थे जो कंपाउंड को 2 तरह से, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये सब हम लोग देख लिए पूरा वर्नर्स थियरी। तो इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगर पसंद आए तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।